हेलो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेकेंड यूनिट है उसके बारे में। सेकेंड यूनिट वर्ल्ड हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर बीए का जो सिलेबस है उसमें दो टॉपिक इंक्लूडेड है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दूसरा इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इनका समरी जानेंगे और इसमें जो भी डाटा हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो कल आपका एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और आप बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड की क्रांति की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें बहुत सारे राजा आते हैं और राजा का संसद के बीच संघर्ष चलता रहता है। तो जो मेन क्रक्स है इंग्लैंड की क्रांति का वो क्या है कि वहाँ के राजा जो निरंकुश थे वो वहाँ के संसद के साथ उनका संघर्ष चलता रहता है। और 1688 ईस्वी में ये संघर्ष पूर्णतः संसद के पक्ष में होता है और इस तरह करके वहाँ से निरंकुश शासकों का जो है अंत कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा कब तक था, किसने कौन सा अधिनियम लाया, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना आप लोगों के लिए आवश्यक है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम पृष्ठभूमि। संसदीय संस्थाओं का आरंभ कहाँ से माना जाता है तो एजविन काल से माना जाता है। इसी को नॉर्मन काल भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मन काल से जो कि 1066 से 1153 तक, ये डेट अगर आप बस एक रफ माइंड आप याद रखिएगा तो एजविन काल और नॉर्मन काल से जो है वो संसदीय संस्थाओं का आरंभ माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे संसदीय संस्था लिखा गया है। ठीक है, हेनरी द्वितीय जो कि नॉर्मन काल का ही एक शासक था, उसने अपने कार्यों में परामर्श लेने के लिए, राजनीतिक कार्यों में परामर्श लेने के लिए एक सलाहकार परिषद की स्थापना किया था इसने। ठीक है, ये नॉर्मन युग का ही था, नॉर्मन काल का ही था। वो जो परिषद का गठन उसने किया था उसको क्यूरिया रेजिस कहा गया। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्यूरिया रेजिस। ठीक है, और हेनरी तृतीय जो आया उसने उसको क्यूरिया रेजिस को ही पार्लियामेंट कहा। ठीक है, क्यूरिया रेजिस को ही पार्लियामेंट कहा। फिर 1295 ईस्वी में मॉडल पार्लियामेंट अस्तित्व में आई। ठीक है, तो यहाँ से मॉडल पार्लियामेंट जो है अस्तित्व में आती है 1295 में। यहाँ तक क्या था, क्यूरिया रेजिस था जो कि एक सलाहकार परिषद थी। ठीक है, और उसको हेनरी तृतीय ने पार्लियामेंट की उपाधि दी थी। ठीक, एक एक करके क्रोनोलॉजी से अगर आप चलते जाएंगे तो आपको सारा जो है वो याद भी रहेगा और आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तब भी, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको अच्छे से याद रहेगा। 1215 ईस्वी में क्या होता है, इंग्लैंड की जो सलाहकार परिषद थी उसने एक मैग्ना कार्टा तैयार किया जो कि घोषणा पत्र कहलाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या होता है, बेसिकली स्वतंत्रता के लिए घोषणा पत्र होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से बहुत सारी इसमें प्रावधान थी। सबसे पहला प्रावधान की जो उस समय के सामंत थे वो उन्होंने राजाओं से कहा कि आप हमारे संबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसे करके मतलब स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, राजा से। तो उस समय का जो राजा जॉन था वो 15 जून 1215 ईस्वी को इसको स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद लगभग 14वीं शताब्दी तक, लगभग ये जो है 14वीं 15वीं शताब्दी तक मैग्ना कार्टा का रूल चलता रहा। लेकिन 1485 ईस्वी में ट्यूडर वंश का वहाँ पे शासन आता है। ठीक है, 1485 ईस्वी में, जो कि रहता है 1603 ईस्वी तक। तो इस वंश के बीच में, ट्यूडर वंश के शासनकाल में जो मैग्ना कार्टा था, जो स्वतंत्रता थी, वहाँ के लोगों की जो स्वतंत्रता थी, वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग थे वो मैग्ना कार्टा को भूल गए। ठीक है, मतलब वहाँ पे उसका कोई पालन नहीं हुआ मैग्ना कार्टा का। तो मैग्ना कार्टा को वहाँ के लोग भूल गए। ठीक है, इंग्लैंड के लोग भूल गए। उसके बाद 1603 ईस्वी में, 1485 से 1603 ईस्वी में क्या था, ट्यूडर वंश का शासन था। स्टुअर्ट वंश का शासन आया 1603 से 1714 ईस्वी तक जो रहा। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से केवल दो वंश आए हैं अभी तक। सबसे पहला ट्यूडर वंश जो कि 1485 से 1603 ईस्वी तक था, और दूसरा स्टुअर्ट वंश जो 1603 से 1714 ईस्वी तक था। तो ये दोनों तो आप याद रख सकते हैं। और एकदम पहला जो था उसने जिसने पार्लियामेंट का स्थापना किया था, तो ठीक है, उसको कौन सा कहते हैं, नॉर्मन काल या फिर एंजविन काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 वंश आया है, एंजविन काल अथवा नॉर्मन काल, दूसरा ट्यूडर काल और तीसरा स्टुअर्ट काल। ठीक है, अब स्टुअर्ट काल में ये सारी घटनाएं होती हैं इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में। स्टुअर्ट राजाओं में राजा और संसद में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, इधर तो लोग भूल चुके थे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। स्वतंत्रता क्या होती है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था।
तो स्टुअर्ट राजाओं के काल में ये सब क्यों याद आ रहा है कि हमको अपना अधिकार चाहिए? तो इसका कारण ये है कि इस समय तक पुनर्जागरण और बौद्धिक जागरण के फलस्वरूप जनता की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि 14वीं से 16वीं शताब्दी तक लोगों का जो बौद्धिक क्षमता थी, सोचने की जो क्षमता थी, वो बढ़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण आ गया था यूरोप में। सबसे पहले इंग्लैंड में, इटली में आया था, उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों में तार्किक क्षमता आई और उन्होंने राजाओं और संसद के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। वहाँ पे राजा और संसद के मध्य संघर्ष के क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। और प्रथम स्टुअर्ट वंश के जो शासक जेम्स प्रथम जो बनता है 1603 ईस्वी में, और वो 1625 ईस्वी तक रहता है। इसका शासनकाल पूछा जा सकता है। ये जो वंश है स्टुअर्ट वंश, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो जेम्स प्रथम रहता है वो संसद को भंग करता है, ठीक है। संसद तो थी लेकिन लोग भूल चुके थे कि इसका क्या महत्व है, तो ये संसद को भंग कर देता है। 7 वर्षों तक कोई अधिवेशन नहीं बुलाता है और संघर्ष का सूत्रपात हुआ। तो जब ऐसा करता है, 7 वर्षों तक कोई अधिवेशन ही नहीं बुलाता है, संसद को भंग कर देता है, तो वहाँ के जो लोग थे, चूँकि पुनर्जागरण की वजह से उन लोगों की जो तार्किक क्षमता का विकास था वो हो चुका था, इसकी वजह से उन्होंने राजाओं से संघर्ष प्रारंभ कर दिया। संसद जो वहाँ की थी उसने राजाओं से संघर्ष प्रारंभ कर दिया, राजा से, जो जेम्स प्रथम राजा था वहाँ का। उसके बाद जेम्स प्रथम जो कि 1603 से 1625 ईस्वी तक था, उसके बाद उसका लड़का चार्ल्स प्रथम। ये देखिए, इसमें मुख्य रूप से 4 राजा आएंगे। सबसे पहला जेम्स प्रथम आएगा, फिर दूसरा चार्ल्स प्रथम आएगा, फिर तीसरा जो राजा है वो चार्ल्स द्वितीय आएगा, और चौथा राजा जेम्स द्वितीय आएगा। मतलब जेम्स और चार्ल्स नाम के दो राजा आएंगे। जेम्स जो है पहले और चौथे नंबर पे आएगा, और चार्ल्स जो है दूसरे और तीसरे नंबर पे आएगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो जो चार्ल्स प्रथम का टाइम पीरियड है वो है 1625 से 49 ईस्वी तक। 49 ईस्वी में इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये अपने पिता से अधिक निरंकुश था और फलस्वरूप राजा और संसद के बीच संघर्ष जो है वो तीव्र हो गया। चूँकि ये जो जेम्स प्रथम था वो तो अभी कुछ ठीक था, लेकिन ये जो चार्ल्स प्रथम है वो अपने पिता से भी अधिक निरंकुश था, जिसकी वजह से संघर्ष और तीव्र हो गया। संसद सदस्यों ने राजा चार्ल्स प्रथम को एक अधिकार याचना पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ये क्या था? अधिकार याचना पत्र क्या था? बेसिकली इसमें ये था कि जो राजा होगा वो किसी से भी ऋण नहीं ले सकता है और अत्यधिक कर नहीं लगा सकता है बिना संसद की अनुमति के। अगर ऐसा करता है तो अवैध घोषित किया जाएगा इसको, ठीक है। दूसरा चीज़ था कि बंदी बनाना, वो किसी को भी बेवजह बंदी नहीं बना सकता था, और नागरिकों को बिना कारण बताए उसको नहीं बंदी बना सकता था, ये भी अवैध माना जाएगा। ये सब संसद कर रही है किससे? राजा से। ये याचना पत्र उसको भेजा जाता है, जिसको राजा को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है, ठीक है। और राजा बाध्य होती भी है। अभी हम आगे देखेंगे। तीसरा जो है वो सैनिकों का नागरिकों के घर में ठहरना जो है वो भी अवैध है, मतलब बिना कारण के जो सैनिक है वहाँ पे नहीं ठहर सकते हैं। चौथा जो कारण था वो था शांति काल में सैनिक कानून लागू नहीं हो सकता है। मतलब अगर शांति काल है तो वहाँ पे आपातकाल जो लागू होता है, सैनिक का जो नियम लागू होता है वो लागू नहीं होगा। तो 4 इसमें प्रावधान थे। इन चारों प्रावधानों को जो चार्ल्स प्रथम था उसको ये कहा गया कि आप इसको स्वीकार कीजिए। तो चूँकि उस समय तत्कालीन समय में देखा गया तो चार्ल्स प्रथम को धन की कमी थी, तो धन की कमी के कारण विवश होकर उसने क्या किया, इसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कुछ ही समय में वो संसद को पुनः नीचा दिखाने के लिए उसने अपना राजशाही तंत्र जो है स्थापित कर लिया। मतलब एक तरह से कहा जाए तो तानाशाह बन गया, ठीक है। तो 1629 ईस्वी में ये एक्ट भी आया था जिसको राजा को मानना था, स्वीकार करना पड़ा, और 1629 के अंत तक जाते जाते उसने तानाशाही स्थापित कर ली, ठीक है। 1629 से लेकर 1642 ईस्वी तक जो इंग्लैंड था वो यूरोपीय युद्धों में व्यस्त रहा, ठीक है। तो उस समय तक तो इंग्लैंड में कोई महत्वपूर्ण गतिविधियां नहीं हुई, 1629 से लेकर 1642 ईस्वी तक। अब आइए आगे देखते हैं। 1642 ईस्वी में क्या होता है, चार्ल्स प्रथम जो है वो दीर्घ संसद का सत्र बुलाता है। मतलब 29 से डायरेक्ट 42 में वो एक दीर्घ संसद का सत्र बुलाता है। क्यों बुलाया होगा? उसको पैसे की कमी होगी या कुछ डिस्कशन करना होगा, ठीक है। डिस्कशन करने के लिए नहीं, पैसे की कमी की वजह से ही बुलाया होगा वो, ठीक है। व्यक्तिगत शासन से क्षुब्ध होकर संसद समर्थकों ने राजा के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरंभ कर दिया। राजा से संतुष्ट नहीं था संसद, तो उसने क्या किया, सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट कर दिया। सशस्त्र विद्रोह मतलब राजा के सैनिकों को मारने लगे सब, ठीक है। इसे इंग्लैंड का गृह युद्ध कहा जाता है। ये आपके पेपर में पूछा सकता है कि इंग्लैंड का गृह युद्ध का टाइम पीरियड क्या है। तो 1642 से 1649 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो गृह युद्ध के नाम से जाना जा सकता है, और इसको प्यूरिटन क्रांति भी कहते हैं, ठीक है।
प्यूरिटन क्रांति में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इंग्लैंड की क्रांति को प्यूरिटन क्रांति कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड की क्रांति 1688 में पूर्ण हुई थी, जबकि ये जो प्यूरिटन क्रांति है वो 1642 से 1649 ईस्वी तक चला था। देखते ही देखते 30 जनवरी 1949 आ जाता है और इसमें चार्ल्स प्रथम की हार होती है और संसद की जीत होती है। तो मतलब जो गृह युद्ध हो रहा होता है राजा और संसद के बीच, उसमें चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी जाती है 30 जनवरी 1949 को। उसके बाद 1653 ईस्वी में रंप संसद, एक चीज़ मैंने गलती बता दिया, यहाँ पे 1949 नहीं रहेगा, 1649 रहेगा, अभी 1900 कहाँ आ जाएगा। तो 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद 1653 ईस्वी तक रंप संसद क्या होता है, चर्च का जो वृद्ध सदस्य होता है उसको रंप संसद कहा गया, ठीक है। उस पर इंग्लैंड पर शासन करता है, ठीक है। वहाँ की संसद ने चर्च के जो वृद्ध सदस्य थे उनको 1653 तक शासन बना रखा। उसके बाद अप्रैल 1653 ईस्वी में जो क्रामवेल वहाँ का गृह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक तरह से कहें तो सैनिक था क्रामवेल, उसने क्या किया, रंप की जो संसद थी, जो चर्च के वृद्ध सदस्य के द्वारा शासन किया जा रहा था, उसको भंग करके 1658 ईस्वी तक तलवार का शासन अर्थात निरंकुश शासन स्थापित किया, ठीक है। मतलब वो लड़ा तो था, गृह युद्ध में वो लड़ा तो था, लेकिन जब जब सत्ता में आया, क्रामवेल जब सत्ता में आया, तो इसने भी तलवार के दम पर ही शासन चलाया, निरंकुश शासन चलाया। क्रामवेल से परेशान जनता ने पुनः राजतंत्र की स्थापना, तो फिर पुनः जनता को लगा नहीं राजतंत्र ही अच्छा है। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। तो पुनः चार्ल्स द्वितीय जो कि स्टुअर्ट वंश का ही था उसको शासक बनाया गया और 1658 से 1685 ईस्वी तक वो राजा बना रहा, ठीक है, 50 ईस्वी तक। इसके बाद जेम्स द्वितीय आया। जेम्स द्वितीय कौन था, वो चार्ल्स द्वितीय का ही भाई था। पहले जेम्स प्रथम आया, फिर चार्ल्स प्रथम आया, तीसरे नंबर पे चार्ल्स द्वितीय आता है जो कि 58 से 85 ईस्वी तक शासन करता है, और उसके बाद चार्ल्स द्वितीय का भाई जेम्स द्वितीय आता है जो कि 1685 ईस्वी से 1688 ईस्वी तक इंग्लैंड का शासन चलाता है। लेकिन 1688 ईस्वी में जब इंग्लैंड की क्रांति होती है तो फ्रांस भाग जाता है, जहाँ पे इसकी जो पुत्री रहती है मैरी और इसका दामाद विलियम, वो अब यहाँ की सत्ता संभालते हैं, ठीक है, जो कि संसद के साथ साथ चलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टुअर्ट वंश के शासक में 4 राजा कौन कौन से, सबसे पहले जेम्स प्रथम, ठीक है, दूसरा चार्ल्स प्रथम, तीसरा चार्ल्स द्वितीय और चौथा राजा जेम्स द्वितीय, ठीक है। ये 4 राजाओं को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब क्या कारण थे कि ये क्रांति हुई, इंग्लैंड की क्रांति हुई, और चूंकि इसमें एक भी रक्त नहीं बहाया गया था, ठीक है, इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है कि चूंकि ये रक्त की एक बूंद नहीं गिरी थी, तो इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, और गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन। कारण देख लेते हैं क्या था कारण। सबसे पहला कारण था कैथोलिकों को सैनिक अधिकारी बनाना। अब ये बताइए, ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे तात्कालिक कारण हैं। तात्कालिक कारण कब होंगे, जेम्स द्वितीय के समय में, जो कि 1685 से 1688 ईस्वी तक शासन में रहेगा। तो तात्कालिक कारण 1685 से लेकर और 1688 के बीच में हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो है कैथोलिकों को सैनिक अधिकारी बनाना। कैथोलिक, ये जो जेम्स द्वितीय था वो कैथोलिकों का बहुत बड़ा समर्थक था, ठीक है। वो कैथोलिकों की भर्ती करने लगा सैनिक अधिकारी के रूप में, ठीक है, जिससे कि जो वहाँ का चर्च था या फिर संसद कहें, वो इसके विरोध में थे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे लोग अन्य भी संप्रदाय के थे, जैसे प्यूरिटन धर्म के भी लोग थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट भी थे। तो इसकी वजह से कैथोलिकों को जब सैनिक में अधिकारी बनाया जाने लगा तो यहाँ की जनता और यहाँ की जो संसद थी उसने इसका विरोध किया। दूसरा जो था वो कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की पुनः स्थापना। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन क्या था, ये कोर्ट ऑफ हाई कमीशन ही था जो कि सैनिकों की भर्ती करता था, सैनिकों अधिकारी की। तो जब कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना करता है जेम्स द्वितीय, तो ये जो कोर्ट ऑफ कमीशन है वो किसकी बात मानेगा, जेम्स द्वितीय की बात मानेंगे सब। तो इसकी वजह से इसका भी विरोध हुआ। तीसरा जो था धार्मिक अनुग्रह की द्वितीय घोषणा। ये धार्मिक अनुग्रह की द्वितीय घोषणा क्या है, इसमें बेसिकली ये था कि जो पादरी वर्ग थे, ठीक है, पादरी वर्ग जो थे उनको ये अनुग्रह करना था कैथोलिक वर्ग के लोगों से कि आप आके जितने भी बड़े बड़े पद हैं उस पर अपना कार्यभार संभालिए, प्रोफेसर, पूजा पाठ, ये सारी जितनी भी चीज़ें थी वो कैथोलिकों के लिए, राजा के दरबार में नौकरी, इन सब के लिए धार्मिक अनुग्रह की द्वितीय घोषणा की गई। इसके लिए क्लेरेंडन कोर्ट टेस्ट एक्ट आया था
और इसका भी विरोध हुआ, तो ये भी एक तात्कालिक कारण था। चौथा है पादरियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ठीक है। अब कुछ पादरी माने नहीं, मतलब उन्होंने अनुग्रह नहीं किया कैथोलिक लोगों से, तो जिसमें 7 पादरियों का नाम आता है, ठीक है। अब 7 पादरियों के नाम तो आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ 7 पादरी याद रखिए, ठीक है। चूंकि इनके खिलाफ मुकदमा चला था तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वां जो कारण था वो था जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। जेम्स द्वितीय जो उस समय तत्कालीन जो राजा था जेम्स द्वितीय, उसके पुत्र का जन्म होने वाला था। पहली पत्नी से उसके 2 पुत्रियां थी, एक मैरी और एक एन, ठीक है। मैरी और एक एन उसकी 2 पुत्नियां थीं। लेकिन जो दूसरी पत्नी थी उससे एक पुत्र का ज्यों ही जन्म हुआ तो वहाँ के लोगों को ये लगा कि ये जो पुत्र इसका जन्मा है वो क्या होगा, ये भी इसी की तरह निरंकुश होगा, ये भी कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देने वाला होगा। तो इसकी वजह से लोगों में और उत्सुकता जगी और लोगों को ये लगा कि किसी भी तरह से इसको यहाँ इसका सत्ता ख़त्म कर देना चाहिए। चूँकि दूसरी चीज़ ये थी कि जो उसकी पुत्री थी जेम्स द्वितीय की जो पुत्री मैरी थी वो प्यूरिटन धर्म अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी तो लोगों को ये लग रहा था कि जब ये इसकी मृत्यु हो जाएगी जेम्स द्वितीय की, तो इसकी जो पुत्री है मैरी उसका विवाह हुआ था हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट शासक विलियम ऑफ ऑरेंज से, ठीक है। तो इसके साथ मिलकर इंग्लैंड का शासन चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसके पुत्र का जन्म हो गया जेम्स द्वितीय के, तो लोगों को डर सताने लगा कि अब इसका पुत्र भी कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देगा और प्यूरिटनों और प्रोटेस्टेंटों को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वहाँ पे क्रांति जो है उद्भव हुई 1688 ईस्वी में। तो ये सारे तत्कालीन कारण थे जो कि 1688 ईस्वी में एक बारूद की तरफ फटते हैं। और चूँकि यहाँ पे राजा जो है भाग जाता है फ्रांस में, इसकी वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का खून नहीं बहता है, इसकी वजह से इसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। इसका परिणाम भी आप जानते ही होंगे कि संसद की सत्ता स्थापित हुई, धार्मिक बदलाव भी हुए। सबसे पहली क्रांति थी तो लोगों को एक तरह से कहें तो वो मिला, रास्ता मिला, ठीक है, और निरंकुशता से आज़ादी मिली लोगों को, ठीक है। तो ये सारे परिणाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे बताए वही लिखे हैं इसमें भी। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं का आरंभ एंजविन काल में हुआ। एंजविन काल 1066 से 1153 ईस्वी में माना जाता है। दूसरा 1295 ईस्वी में मॉडल पार्लियामेंट अस्तित्व में आई, 1295 ईस्वी में। स्टुअर्ट युग 1603 से 1688 ईस्वी इंग्लैंड के इतिहास में राजा और संसद के मध्य संघर्ष का युग था, ये भी आपको पता चलेगा। चूँकि 1688 ईस्वी के बाद भी स्टुअर्ट युग रहेगा। क्यों स्टुअर्ट युग रहेगा? क्योंकि स्टुअर्ट युग का जो राजा जेम्स द्वितीय था उसी की पुत्री जो मैरी थी उसी का तो शासनकाल चल रहा है क्रांति के बाद भी। तो इसकी वजह से 1714 ईस्वी तक लगभग उसका शासनकाल चलता है स्टुअर्ट वंश का, ठीक है, आप याद रखिएगा। इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच वर्चस्वता के प्रश्न पर 1642 से 49 ईस्वी के बीच गृह युद्ध हुआ, जिसको प्यूरिटन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे प्यूरिटन क्रांति भी कहा जाता है। चार्ल्स प्रथम 1625 से 49 ईस्वी को 30 जनवरी 1649 ईस्वी को व्हाइट हॉल के सामने मृत्युदंड दे दिया गया। मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको जो है 1649 ईस्वी में व्हाइट हॉल के सामने मृत्युदंड दिया गया था, तो वो चार्ल्स प्रथम था। 1653 ईस्वी में क्रामवेल ने अपनी सैन्य प्रतिभा के दम पर रंप संसद को अपदस्थ कर सैनिक अधिनायक तंत्र की स्थापना की, ठीक है। तो 1653 ईस्वी तक कौन था? रंप संसद था, जो कि चर्च का सबसे वृद्ध सदस्य था वो। जेम्स द्वितीय 1685 से 1688 ईस्वी तक जो शासक रहा था, इसी के समय हुआ था इंग्लैंड की क्रांति, जेम्स द्वितीय के समय में। तो इसकी निरंकुश नीतियों के कारण इंग्लैंड में क्या हुआ? 1688 ईस्वी में वैभवपूर्ण क्रांति हुई। जेम्स द्वितीय ने राजद्रोह के आरोप में कैंटरबरी के आर्क बिशप सहित 6 पादरियों को लंदन टावर में कैद कर उन पर मुकदमा चलाया। ये मैंने आपको बताया कि 7 पादरियों पर क्या चल रहा था? मुकदमा चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि उन्होंने उसके आदेश का पालन नहीं माना था। जो कैथोलिकों की जो भर्ती थी वो कराने के लिए उन्होंने अनुग्रह नहीं किया था। न्यायाधीशों ने 30 जून 1688 ईस्वी को पादरियों को मुक्त कर दिया। इससे इंग्लैंड में 1688 ईस्वी की गौरवशाली क्रांति संपन्न हुई, ठीक है। ड्यूक ऑफ मरमथ एवं उसके सहयोगियों को न्यायालय ने विभत्स प्राणदंड दिए, इसलिए इसे हत्यारा न्यायालय कहा गया। जेम्स द्वितीय की फ्रांस के लुई 14वें से मित्रता भी इसके प्रति इंग्लैंड के असंतोषजनक कारण बनी। जेम्स द्वितीय का कैथोलिक होना भी 1688 ईस्वी की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था और कैथोलिकों का बहुत अधिक समर्थन करना भी। जेम्स द्वितीय के 1688 ईस्वी में पुत्र होने की खबर भी क्रांति का एक कारण बनी। मैंने आपको भी ये समझाया। जेम्स द्वितीय की निरंकुश और कैथोलिक परस्त नीतियों के कारण इसके विरुद्ध
विंग, टोरी और पादरी एक हो गए। अंततः उन्होंने जेम्स द्वितीय के दामाद हॉलैंड के शासक विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी संभालने को आमंत्रित किया। ठीक है। 13 फरवरी 1689 ईस्वी में मैरी और विलियम इंग्लैंड के शासन बने और जेम्स द्वितीय फ्रांस भाग गया। इस प्रकार रक्त की एक बूंद बहाए बिना इंग्लैंड की क्रांति संपन्न हुई। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लैंड की क्रांति रही। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। इंग्लैंड के किस शासक को 30 जनवरी 1649 को व्हाइट हॉल के सामने मृत्यु दंड दे दिया गया? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 1649 ईस्वी में शासक कौन रहा होगा, तो जेम्स प्रथम 1603 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक रहा। 1603 से 1625 ईस्वी तक जेम्स प्रथम रहा। उसके बाद 1625 से 1649 तक, जब तक इसको फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, उस समय शासक रहा चार्ल्स प्रथम। तो इसका राइट आंसर चार्ल्स प्रथम हो जाएगा। ठीक है, आप ये पीरियड याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि 1688 ईस्वी की जो वैभवपूर्ण क्रांति है उसका क्या कारण था? राजा और शासन के मध्य संघर्ष, ये तो मैंने आपको बताया। जेम्स द्वितीय की निरंकुश नीतियाँ, ये भी सही है। और जेम्स द्वितीय का कैथोलिक परस्त होना, कैथोलिकों के प्रति बहुत अधिक समर्पित होना, ये भी उसका एक वैभवपूर्ण क्रांति का कारण बना। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1688 ईस्वी की वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? राइट आंसर आपका जेम्स द्वितीय हो जाएगा, सी। 1688 ईस्वी की वैभवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड का सम्राट कौन बना? तो मैरी और उसका पति विलियम बने सब। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज कहाँ का शासक था? तो ये हॉलैंड वासी शासक था। ठीक है, हॉलैंड का शासक था जो कि प्रोटेस्टेंट था, प्रोटेस्टेंट का समर्थक था। जेम्स द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर मोडेना। ठीक है, मोडेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा था इंग्लैंड की क्रांति। अब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, जितने भी फैक्ट थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं हम औद्योगिक क्रांति की तरफ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जानते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का बस मतलब यही होता है कि उद्योग के क्षेत्र में हुए तीव्र परिवर्तनों, तीव्र वृद्धि को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। उद्योग के क्षेत्र में पहली चीज, उद्योग जब लगेंगे तो उद्योग के पहले क्या चाहिए? उद्योग में स्थापित होने वाली मशीनें। तो मशीनों का निर्माण और मशीनों का आविष्कार होना बहुत ज़रूरी है औद्योगिक क्रांति के लिए। तो इसीलिए औद्योगिक क्रांति में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आविष्कारों से रिलेटेड। ठीक है, आविष्कारों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देखिए। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में फ्रांस के समाजवादी नेता लुई प्लेनकुई, कौन? लुई प्लेनकुई ने अपने व्याख्यानों में की 1837 ईस्वी में। ये क्वेश्चन वैसे ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। मैं आपको बताऊं, कोई भी क्रांति जो है एक क्रमबद्ध तरीके से चलती है, तो कृषि क्रांति से जो है वो औद्योगिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। इंग्लैंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना भी औद्योगिक क्रांति के लिए वरदान साबित हुई। जब वहाँ पे बैंक की स्थापना हुई तो लोगों ने अपना पैसा वहाँ पे रखा, बैंक ने किसी पूंजीपति को लोन दिया, उस लोन से एक उद्योग स्थापित हुआ, जिससे कि वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे करके उद्योगों की स्थापना होती चली गई और औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि इंग्लैंड में ही क्यों सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई? तो वहाँ पे लोहे और कोयले की खानें आसपास ही थीं। तो इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें आसपास थीं, यह तथ्य औद्योगिक क्रांति में सहायक हुआ। 1733, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो फैक्ट है, आपको लिख लिख के इसको याद करना पड़ेगा। 1-2 बार लिखेंगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ये क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। 1733 ईस्वी में जॉन केफ ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल जिसको बुनाई में प्रयोग किया जाता है, इससे क्या हुआ? बुनने में तेजी आई, वस्त्र उद्योग में इससे वृद्धि हुई। ठीक है, 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। 1785 में एडवर्ड कार्टराइट ने वाष्प चलित पावर लूम, जिसको करघा कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया, आविष्कार किया और इससे मशीनी कपड़े का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो जो करघा जिसको हम पावर लूम कहते हैं वो 1785 ईस्वी में एडवर्ड कार्टराइट ने इसका बनाया था इसको। 1846 ईस्वी में इलियास हो ने मशीन सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो सिलाई मशीन का आविष्कार
1846 ईस्वी में इलियासो ने किया था। लंकाशायर एवं मैनचेस्टर में कपड़ा बनाने के बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिससे वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति हुई। औद्योगिक पद्धति में क्रांति लाने का श्रेय वाष्प शक्ति के आविष्कार को जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक कोई भी उद्योग कैसे चलेगा? शक्ति की वजह से चलेगा। शक्ति मतलब एनर्जी, ठीक है, कोयला हो गया, इन सब की वजह से। ठीक है, कोयला, पन विद्युत। तो जब वाष्प शक्ति का आविष्कार हुआ तो उसके बाद औद्योगिक क्रांति में एक तरह से कहें तो जोर पकड़ा औद्योगिक क्रांति ने। थॉमस न्यूकोमेन, ये आप याद रखिएगा, थॉमस न्यूकोमेन प्रथम व्यक्ति था जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। तो भाप के इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकोमेन ने किया था, लेकिन 1764 ईस्वी में जेम्स वाट ने इस इंजन में सुधार करके इसको उपयोगी बनाया। तो जेम्स वाट अगर नहीं आता ऑप्शन में तो थॉमस न्यूकोमेन आएगा। ठीक है। हेनरी बेसेमर ने सस्ता इस्पात बनाने की मशीन का आविष्कार किया। हेनरी बेसमेर जो है वो एक विधि भी होती है इंडस्ट्री को, मतलब जो लौह इस्पात जो उद्योग होते हैं उसमें बनाने की विधि होती है बेसमेर विधि। तो इसके नाम पर ही वो विधि का नाम रखा गया है, क्योंकि इसने इस्पात बनाने की मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1800 ईस्वी में माइटले भी एक यूरोप का ही था। माइटले ने लेथ मशीन का आविष्कार किया। स्कॉटवासी निवासी इंजीनियर मैकडम ने सड़क निर्माण तकनीकी खोज की। ब्रिंडले नामक नहर इंजीनियर ने 1761 ईस्वी में बोस्ले से मैनचेस्टर तक ब्रिज वाटर नहर बनाई। ठीक है, बोस्ले से मैनचेस्टर तक ब्रिज वाटर। उसके बाद नहरों का जाल बिछ गया। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रथम भाप से चलने वाले रेल इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। तो रॉकेट का आविष्कार 1814 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लीवरपूल की मदद चली। ये भी महत्वपूर्ण है कि मैनचेस्टर से लीवरपूल की तक जो है प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1830 ईस्वी में। अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया। इसका नाम क्लैमोर्ड था। ठीक है। प्रथम समुद्र पार जाने वाली स्टीम बोट सीरियस ने 1838 में अटलांटिक महासागर को 18 दिन में पार किया। तो जो पहला समुद्र पार जाने वाली स्टीम बोट थी, बोट मतलब नाव जो थी, सीरियस जिसका नाम था, वो 1838 में चली थी और उसने 18 दिन में इसको पार किया था। एक अंग्रेज रोलैंड हिल जो था, जो अंधा था, ने उसने एक व्यवस्था बनाई कि एक जिसके द्वारा एक पेज के टिकट से कोई भी पत्र ब्रिटेन में कहीं भी जा सकता था। ठीक है, मतलब पत्र भेजने के लिए इसने एक ये बनाया था। 1844 में सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र का आविष्कार किया। ठीक है, तार से रिलेटेड जितने भी यंत्र थे वो सैमुअल मोर्स की उसकी वो जाता है, श्रेय जाता है। 1844 ईस्वी में दो महाद्वीपों का जोड़ने के लिए सर्वप्रथम अंतर्जलीय तार यंत्र अटलांटिक केबल उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य लगाया गया। ठीक है, इसे अमेरिका के साइरस फील्ड के 1886 में तैयार किया था। ठीक है, तो 1866 ईस्वी में साइरस फील्ड जो था उसने तैयार किया था अंतर्जालीय तार यंत्र। ठीक है, जो कि इस समय आप देखते हैं कि जो समुद्र के नीचे से जो तार यंत्र बिछे हुए हैं वो सारी चीज़ें। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो आपको याद होगा। इंग्लैंड के पश्चात सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का आरंभ बेल्जियम में हुआ। ठीक है, तो इंग्लैंड के बाद कहाँ पे हुआ? बेल्जियम में। 1850 से 1860 ईस्वी का दशक जर्मनी में औद्योगिकरण का दशक रहा, ये भी आपका फैक्ट है। रूस में अलेक्जेंडर द्वितीय का काल औद्योगिक क्रांति का काल माना जाता है। ठीक है, रूस में अलेक्जेंडर द्वितीय का काल। 1870 ईस्वी के बाद औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नवीन साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीति का जन्म हुआ। ठीक है, जब औद्योगिकरण हुआ तो लोग अपना अपना उपनिवेश बनाने लगे, क्योंकि औद्योगिकरण में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए आपको बाजार चाहिए बेचने के लिए भी, तो दोनों की आपूर्ति उपनिवेशों से होगी और साम्राज्यवादी नीति से होगी। जब आपका जितना अधिक साम्राज्य रहेगा उतना अधिक आपका उद्योग फलेगा फूलेगा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही 19वीं सदी के पूर्वार्ध में समाजवाद का उदय हुआ। इंग्लैंड को रॉबर्ट ओवेन ने आदर्शवादी समाजवाद की कल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। और इससे क्या होता है, औद्योगिकरण से जो पूंजीपति थे उन्होंने तो बहुत लाभ कमाया, लेकिन जो मजदूर वर्ग था उसने अत्यधिक अत्याचार झेले। कम मजदूरी पर उपलब्ध होने के कारण स्त्री और बच्चे को भी काम पर रखा जाने लगा। इसने प्रतिदिन 14 से 16 घंटे काम किया। ठीक है, मजदूर वर्ग पर जब अत्याचार बढ़ने लगे तो उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर संघों का निर्माण किया। तो मजदूर संघ भी बनाए गए, लेबर पार्टी बनाई गई। ये तो पूरा था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चलिए अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में फ्रांस के किस समाजवादी नेता ने किया था? तो लुई प्लेन कुई ने। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका।
वह आर्थिक एवं शिल्प वैज्ञानिक विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के द्वारा है। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, सी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका भी राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थीं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में यह वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ। इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण सही हैं। ठीक है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपवासी उपनिवेशों की स्थापना में जुट गए। ठीक है। कच्चे माल की प्राप्ति हेतु, ईसाई धर्म के प्रचार हेतु, निर्मित माल की खपत हेतु, उपयुक्त सभी कारणों से। तो ये सभी कारण इसमें जो है उपलब्ध थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डी। 7वां क्वेश्चन है 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ों की बुनाई में तेजी आई। कपड़ों की बुनाई में तेजी आई, इसका आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले जो आविष्कार इसका किया था, किसने किया था? जॉन के ने। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपको पता होगा, मैंने आपको बताया। अगर ऑप्शन में जेम्स वाट भी है और अगर थॉमस न्यूकोन भी है तो आपका राइट आंसर थॉमस न्यूकोन होगा, क्योंकि आविष्कार थॉमस न्यूकोन ने किया था, उसमें और अधिक सुधार करके जेम्स वाट ने उसको सामने लाया था। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको बताया, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मैकडम। और 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लैमोट का आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फुल्टन। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फुल्टन। ठीक है। तो ये जितना भी था पूरा मैंने आपको बताया, औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति, इन दोनों का समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। अब पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। आप इसको 1-2 बार वीडियो को और देख लीजिए, जिससे कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। लिख के याद कर लीजिए और फिर अब 3rd यूनिट में मिलते हैं। हम सोचेंगे आज शाम तक 3rd यूनिट को अपलोड कर दें और 4था यूनिट कल सुबह में। ठीक है। जैसा भी वीडियो लगाओ लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।